हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, हम बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। और आज इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है ना। कल से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे चल रहे थे, तो बात क्वेश्चनों से ही आगे बढ़ाते हैं भाई। देखिएगा तो ध्यान से। मैंने आपको कहा था कि जितने क्वेश्चन आपसे बन जाएं, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चनों की कैलकुलेशन बहुत टफ रहेगी, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस हमारे काम के भी नहीं है। खैर बच्चों, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा चुका हूं, अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूं। एक बार लघुत्तरात्मक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, दिश धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। क्वेश्चन है बच्चों, डीसी की तुलना में एसी को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। क्योंकि एसी बढ़िया होती होगी भाई। हम हमारे डेली लाइफ में जिस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं जिसमें एरर कम हो, त्रुटियां ना हो, गलतियां ना हो, या जो चीज़ सही हो उसी को तो एक्सेप्ट करेंगे। तो ये बोल रहा है कि आप डीसी के बजाय एसी को प्रेफरेंस क्यों देते हो। तो आपको एसी की बड़ाई करनी होगी एक तरीके से। कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 सुनना कि एसी को अगर किसी दूर स्थान तक भेजना है तो आप हाई वोल्टेज पर दूर स्थान तक भेज सकते हो, क्योंकि ट्रांसफार्मर से आप इसके वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हो, पर डीसी में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तो मैंने वैसे आंसर लिखा रखे हैं, आप सुन लो लिखने के बजाय। तो आपको लिखना होगा नंबर 1, ट्रांसफार्मर की सहायता से एसी वोल्टेज को आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है, अतः इसे दूरस्थ स्थानों तक भेजना अधिक सुविधाजनक होता है। सुन लेना, चाहो तो आप लिखते भी रहना अपने हिसाब से। बाकी मैंने आपको ये एसी के जो गुण और दोष पढ़ाए थे उसमें लिखा रखा है, तो एसी के गुणों को इसके अंदर लिख देना, वही आपका आंसर है। तो अब पहला पॉइंट तो क्या बनेगा कि एसी को ट्रांसफार्मर की सहायता से आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है, अतः एसी को दूरस्थ स्थान तक भेज पाना अधिक आसान है। दूसरा बच्चों, मैंने आपको बताया कि हम एसी को डीसी में दिष्टकारी की सहायता से बड़ी ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जो दिष्टकारी जो उपकरण है उसकी सहायता से जो एसी है उसको डीसी में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा बच्चों, जो एसी मशीनें होती हैं वो अधिक सुदृढ़ कार्य प्रणाली उनकी आसान होती है। तो इस तरीके से आप 3-4 इसके आंसर दे सकते हो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, समझने की बात है भाई आज तो, है ना। कोई बहुत ज़रूरी होगा जो मैंने नहीं लिखाया होगा वो मैं आपके सामने लिख दूंगा। बाकी एसी के गुण नाम की हेडिंग आपके नोट्स में जहाँ लिखी हुई है वहाँ पहुँच जाइए और उन गुणों को लिख दीजिए। लास्ट में देना कि यही कारण है कि एसी को डीसी के बजाय प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा और 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा से अधिक घातक है क्यों। सुनना, ये बोल रहा है कि 220 वोल्ट की एसी, अब एसी का कोई मान नाम थोड़ी दिया है। अगर ये ऐसे बोलता कि 220 वोल्ट शिखर मान की एसी और 220 वोल्ट शिखर मान की डीसी, तब तो डीसी खतरनाक होती। पर इसने क्या कहा है, सुनना कि 220 वोल्ट की एसी मतलब ये बीआरएमएस है, और 220 वोल्ट की डीसी, डीसी में तो 220 ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो बढ़ाव या घटाव होता ही नहीं है। क्यों खतरनाक है, तो आपको आंसर लिखा दिया है मैंने। क्योंकि जो 220 वोल्ट एसी है इसका शिखर मान कितना हो जाएगा बच्चों, 311 वोल्ट। पता है ना, अगर बीआरएमएस 220 है तो बी नॉट कितना आएगा, 311.08, और 311 वोल्ट तो सीधी सी बात है 220 वोल्ट से अधिक नुकसानदायक ही होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, प्रेरक प्रतिघात धारती प्रतिघात का आवृत्ति के साथ आलेख बनाइए। मैंने आपको नोट्स बनवा रखा है, ग्राफ बनाना है बच्चों आपको एक्सएल का और एफ का। देखो हल्का हल्का देख लो, अगर यहाँ फ्रिक्वेंसी लूँ और यहाँ एक्सएल लिया जाए तो ग्राफ कैसा आएगा, सीधी रेखा। क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल। तो बच्चों एक्सएल तो समानुपाती होती है एफ के,
इसी तरह अगर किसी बच्चे को एक्स सी का ग्राफ चाहिए, इधर फ्रिक्वेंसी इधर एक्स सी, तो ये कैसा आएगा, व्युत्क्रमानुपाती। मैंने आपको बता रखा है ये सारी चीजें। आगे बढ़िएगा बच्चों। संधारित्र डिश धारा का मार्ग अवरुद्ध करता है जबकि प्रत्यावर्ती को गुजरने देता है। क्यों, पता है क्या आपको? संधारित्र बच्चों, अगर हम एक्स सी की बात करें तो ये 1/ω c आता है या 1/2πfc आता है। देखो इनके जवाब आपके पास नोट्स में कहीं ना कहीं जरूर लिखे हुए हैं, उनको क्रमबद्ध तरीके से आप लिख लेना, क्योंकि बोर्ड में इन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है भाई, ठीक है ना। बच्चों अगर आप बात करो डीसी की, तो डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी आती है, 0, और फ्रिक्वेंसी 0 होते ही एक्ससी कितना आ जाएगा, अनंत। मतलब डीसी तो हो जाएगी अवरुद्ध। कहने का मतलब डीसी के लिए जो धारतीय प्रतिघात है वो अनंत होती है। डीसी के लिए जो हमारी धारतीय प्रतिघात है ना, वो कितनी आती है, अनंत। और अनंत होने की वजह से संधारित्र डीसी को अवरुद्ध कर देता है। बच्चों अगर हम एसी की बात करें तो वैसे फ्रिक्वेंसी 50 होती है, पर मैंने समझने के लिए आपको अनंत कहा था, उच्च की वजह से। तो अब अगर आप एक्स सी देखोगे तो कितना आएगा, 0। कोई रुकावट ही नहीं डाल रही है तो आसानी से गुजरने देती है। मैंने बहुत कंसेप्चुअल आपको ये बात दो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप में भी आ गया था, कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट बनते हैं, इसलिए मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इसका लॉजिकली आंसर देना है तो आप लिखेंगे, हम जानते हैं कि संधारित्र की धारतीय प्रतिघात, ये सूत्र लिख देना, डीसी के लिए धारतीय प्रतिघात का मान अनंत होता है, इसलिए डीसी को अवरुद्ध करता है, जबकि एसी के लिए धारतीय प्रतिघात 0 ब्रैकेट में कम होता है, इसलिए ये एसी को गुजरने देता है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इन चीज़ों को बार बार लिखाने से कोई मतलब नहीं होता है भाई ना, आप समझना। 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में कहीं ना कहीं जरूर लिखाए हैं। अब आप अपने हिसाब से इनका आंसर बनाइए और सुंदर आंसर लिखिए। आंसर कम से कम 6 से 7 लाइन का तो होना ही चाहिए भाई। इस तरीके से अपनी लैंग्वेज आप सेट करना, जरूर करना, कहीं ऐसे हवा में उड़ा दो। इन्हीं क्वेश्चनों में से आप देखना बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आए, और मैं आपके ऊपर क्यों छोड़ रहा हूँ, ताकि आप अपने ढंग से अब आंसर लिख पाओ। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो भाई, या ऐसा करना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको सोल्यूशन ही बता दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, एक कुंडली का ओमीय प्रतिरोध 6 ओम है, कैपिटल आर। ओमीय क्यों कहा, क्योंकि ओम के नियम का पालन करता है प्रतिरोध। तो जो रेजिस्टेंस है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, वो है साहब 6 ओम। ओमीय प्रतिरोध 6 ओम है। कुंडली की प्रतिबाधा 10 ओम है, जेड। प्रतिबाधा का मतलब क्या है, जेड। बच्चों आप याद करो, कुंडली, मैंने कहा था ना, कुंडली में एक तो एल होता है और कुंडली का प्रतिरोध भी होता है। अगर वो बात करता है तो, अगर ये कह दे कि प्रतिरोध विहीन कुंडली है, कुंडली में 2 चीज़ें हैं, आप तीनों ध्यान रखो, कुंडली में आर भी है और कुंडली में एल भी है। पर क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी हो कि प्रतिरोध विहीन कुंडली, अब तो उसने मना कर दिया ना कि आर तो है ही नहीं है, केवल क्या है, एल। पर इस क्वेश्चन में देखो आर दिया हुआ है, कुंडली की बात करवा रहा है, मतलब ये आर एल सर्किट रहेगा बच्चों, और एक्स एल प्रेरणिक प्रतिघात ज्ञात करनी है। बड़ा सरल क्वेश्चन हुआ ये तो भाई। जेड जो दिया हुआ है, अब ये समझने वाली बात है यहां पर कि ये आर एल सर्किट के लिए है। किसके लिए है? अब देखो इस क्वेश्चन में तो तुक्का से भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस दे रखा है, एल की चर्चा करवा रहा है और जेड दे रखा है, तो इनको तो कनेक्ट करने वाला एक ही सूत्र है, किसका, जेड आर एल का। और जेड आर एल का सूत्र क्या कहता है बच्चों, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। तो आप दोनों पक्षों का वर्क कर दो, जेड स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 100, आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36, और ये एक्स एल का स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स एल का स्क्वायर कितना आएगा, 64, तो यहाँ से एक्स एल आएगा 8 हो। मतलब जो कुंडली रुकावट डालेगी धारा के मार्ग में, वो कितनी डालेगी बच्चों, 8 ओम की डालेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों मैंने आपको कल बहुत समझाया था,
कल समझाया था क्या, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए थे उस दिन, बहुत समझाया था, एक बार और दिखाते हैं। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य कला संबंध बताओ। कलांतर बताना है बच्चों आपको। पहली 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक बार तो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर है। सुनना, क्वेश्चन नंबर 6 आपको कलांतर चाहिए, फाई निकालना है बच्चों। फर्स्ट सवाल, जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। बच्चों जब परिपथ की आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति के बराबर होती है, आपको याद आया कुछ अनुनाद की कंडीशन? अनुनाद तीसरी कंडीशन में था, जब XL और XC कैसे हों आपस में बराबर। तो जब आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति हो तो कलांतर आता है 0 डिग्री। कलांतर कितना आता है? 0 डिग्री। जब भी सर्किट की आवृत्ति, किसी भी सर्किट की आवृत्ति जब अनुनादी आवृत्ति होती है तो अनुनाद की अवस्था में आपको याद होगा परिपथ R परिपथ की तरह व्यवहार करता है, और बच्चों R परिपथ में धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर कितना आता है? 0 डिग्री। दूसरी कंडीशन आप ध्यान से सुनना, फ्रीक्वेंसी कम है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से। दिमाग लगाना बच्चों यहां पर, अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम हो, अब ये RLC परिपथ की कौन सी कंडीशन होगी भाई? बात तो RLC परिपथ की चल रही है, तो ये तो कंडीशन नंबर 3 थी, आपको याद होगा, अनुनाद की स्थिति। जब XL और XC कैसे हों बराबर, तो RLC परिपथ अनुनाद में हुआ करता है। इस अवस्था में परिपथ R की भांति कार्य करता है और कलांतर कितना आता है? 0। अब सुनना, जब फ्रीक्वेंसी अनुनादी आवृत्ति से कम हो, अब मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत चर्चा करी थी बच्चों, जब आवृत्ति घटाऊंगा, अभी देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर XL XC दोनों बराबर हैं। अब मैं आवृत्ति कम करता हूं ना, तो XL तो आवृत्ति के समानुपाती है, आवृत्ति कम हुई है XL तो कम हो जाएगा, और XC तो आवृत्ति की व्युत्क्रमानुपाती है, आवृत्ति कम हुई है तो XC बढ़ जाएगा। मतलब इस कंडीशन में जहां तक मेरा मानना है, धारतीय प्रतिघात प्रेरणिक प्रतिघात से बड़ा होगा। यह कहानी समझ में आई क्या नहीं आई? अगर वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पूरी चर्चा याद है बच्चों, कौन सा क्वेश्चन था वो? 10 किलो हर्ट्ज वाला याद है क्या? 10 किलो हर्ट्ज आवृत्ति पर अनुनादी आवृत्ति है, आवृत्ति 12 किलो हर्ट्ज कर दी जाती है, याद है? आवृत्ति बढ़ाई थी तो मैंने कहा था परिपथ वैसे तो प्रेरणिक हो जाएगा और Z का मान बढ़ेगा बढ़ेगा। इस अवस्था में बच्चों आपसे अगर कलांतर पूछता है फाई बराबर, तो याद करो tan इनवर्स जो ज़्यादा है, XC ज़्यादा है, तो XC माइनस XL अपॉन R, खेल खत्म। कलांतर कितना आएगा बच्चों? tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। और कंडीशन नंबर तीसरी कहना चाह रहा है कि फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, आपकी जो आवृत्ति है वो अनुनादी आवृत्ति से ज़्यादा है। अब बच्चों जैसे ही आप आवृत्ति बढ़ाओगे, जैसे ही आप आवृत्ति बढ़ाओगे, क्या होगा बताना? आवृत्ति बढ़ाने पर XL तो बढ़ेगा और XC कम होगा। मतलब इस कंडीशन में प्रेरणिक प्रतिघात धारतीय प्रतिघात से बड़ा है, तो अब कलांतर का सूत्र क्या बनेगा? tan इनवर्स ज़्यादा कौन सा है अब? XL, तो XL माइनस XC अपॉन R। बताइए दोनों तीनों बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक। जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो कलांतर कितना है? 0 डिग्री है बच्चों। जब आप फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी कम करने पर XL घटेगा और XC बढ़ेगा, तो ज़्यादा कौन है? XC माइनस XL अपॉन R। समझ जाओगे आप, है ना? नेक्स्ट बात करूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की, सुनिए ध्यान से। बैंड चौड़ाई किसे कहते हैं? LCR परिपथ में इसका मान लिखिए, सुनो ध्यान से। बैंड चौड़ाई याद आया? अर्ध शक्ति आवृत्तियों का अंतर F2 माइनस F1। अर्ध शक्ति आवृत्तियों का अंतर क्या कहलाता है बच्चों? बैंड चौड़ाई कहलाता है। और इसके मान की बात करूं तो मैंने एक बहुत बड़ा डेरिवेशन प्रूफ किया था। सबसे पहले तो आपको इसमें बैंड चौड़ाई की परिभाषा लिखनी है, तो शायद अब इसको बार बार लिखने की जरूरत है नहीं है, आप खुद लिख लेंगे अपने हिसाब से। क्या लिखने वाले हो आप
कि अर्ध शक्ति आवृत्तियों का अंतर क्या कहलाता है? बैंड चौड़ाई कहलाता है। और बच्चों इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आप याद करो, बैंड चौड़ाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं F2 माइनस F1 से, और ये होता है बच्चों R अपॉन L। कितना आता है? R अपॉन L। यही आया था क्या? हाँ शायद यही आया था, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। एक बड़ा सा डेरिवेशन था, वो मैंने वो डेरिवेशन कैसे कराया था आपको? एक ग्राफ बनाया था आवृत्ति और IRMS के मध्य, याद आया कुछ ऐसा? यह फ्रिक्वेंसी ली थी और यहाँ पर करंट लिया था, कौन सा? IRMS। इस तरीके से इस आवृत्ति को नाम दिया था अनुनादी आवृत्ति। यह IRMS मैक्सिमम हो गया था बच्चों, और फिर शक्ति आधा करने के लिए यहाँ पर IRMS मैक्सिमम का 1/√2 गुना आया था। कहानी आपको याद आ गई होगी शायद, है ना? ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा ना। सिंपल ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है भाई, बैंड चौड़ाई की परिभाषा और उसका सूत्र। नेक्स्ट बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8, अर्धशक्ति बिंदु आवृत्तियां किसे कहते हैं? इन पर धारा का मान कितना आता है? परिभाषा में ही बेटो, अर्धशक्ति आवृत्तियां किसे कहते हैं? ऐसी आवृत्तियां जिन पर धारा का मान शिखर मान का 1/√2 गुना हो, या सिंपल परिभाषा दे सकते हो यहाँ तो आप, ऐसी आवृत्तियां जिन पर शक्ति कितनी हो जाए? आधी, और धारा का मान कितना होगा बच्चों? शिखर मान का 1/√2 गुना। IRMS इज इक्वल टू IRMS मैक्सिमम बटे √2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और इसी से तो हमने क्यू फैक्टर पढ़ा है, इसी से हमने बैंड चौड़ाई पढ़ी है, तो आपको पता है ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली के प्रतिरोध, सुनना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी कुंडली के, कुंडली बोल दिया ना, कुंडली, कुंडली नाम आते ही दिमाग में RL सर्किट क्लिक करना चाहिए बच्चों, कि कुंडली का प्रतिरोध भी होता है और कुंडली में प्रतिघात भी होती है। आगे बढ़िए, कुंडली का प्रतिरोध व प्रतिघात बराबर हैं, मतलब R और XL बराबर है। कुंडली का प्रतिरोध, प्रतिरोध का प्रतीक R होता है और प्रतिघात का प्रतीक क्या होता है? XL, मतलब R और XL बराबर हैं बच्चों। शक्ति गुणांक कितना आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा ध्यान से। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट क्लिक कर लेना और समझना ध्यान से। आप लोगों ने पता नहीं ट्राई किया है या नहीं किया, बाकी ट्राई करते तो बहुत मजा आता। सुनना ध्यान से, देखो सवाल में गलती होने की संभावना कैसी है। बहुत से बच्चे फटाफट रफ्तार में क्या करते हैं, शक्ति गुणांक मतलब cos फाई, तो सर ये तो R अपॉन Z है, और R और Z तो बराबर हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। cos फाई का मान शक्ति गुणांक कितना आ गया साहब? 8। सवाल खत्म हुआ। और बहुत से गधे तो यहाँ से फाई का मान भी निकाल देते हैं साहब, 0 डिग्री आ गया। अबे तुम कर क्या रहे हो, ये तो देखो क्या कर रहे हो आप। सवाल ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर ऐसा आप सोच भी रहे हो तो बिल्कुल गधों की तरह सोच रहे हो भाई आप। स्मार्ट लोग कैसे सोचेंगे देखना। एक कुंडली, कुंडली बोलते ही दिमाग में नाम आया RL सर्किट का, उसका प्रतिरोध मतलब कैपिटल R, और क्या बोला है? अरे प्रतिबाधा थोड़ी बोल रहा है, ये बोलता है कि प्रतिरोध और प्रतिबाधा बराबर है, तब तो R बराबर Z ठीक था। पर क्वेश्चन पढ़ो आंखों वाले अंधो, क्वेश्चन बोल रहा है कुंडली का प्रतिरोध व प्रतिघात, और कुंडली में प्रतिघात मतलब X, और कौन सी प्रतिघात? XL या XC, कुंडली की बात कर रहा है तो XL। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? एक कुंडली का प्रतिरोध और प्रतिघात बराबर है, कुंडली का प्रतिरोध और प्रतिघात बराबर है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में वापस रिपीट कर दूं एक बार, किसी कुंडली का प्रतिरोध व प्रतिघात बराबर होने पर उसका शक्ति गुणांक कितना आएगा? हमें बच्चों शक्ति गुणांक, और जो शक्ति गुणांक है इसका प्रतीक तो cos फाई है, मतलब पूरा cos फाई ज्ञात करना है। cos फाई के बाद, क्योंकि अक्सर हमारे सवालों में हमें फाई निकालना होता है, तो बहुत से बच्चे इस तरीके से करके आते हैं जो बिल्कुल गलत है। cos फाई निकालना है, ठीक है साहब।
अब कॉस फाई का सूत्र क्या है भाई? हमने तो साहब कॉस फाई पढ़ा है R/Z। एक एक चीज बड़ी बारीकी से देखना, इसमें गलती होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। पहले तो आप द्वारा समझो कि कुंडली का प्रतिरोध और प्रतिघात बराबर है, मतलब R और XL बराबर है। जानकारी पूछ रहा है शक्ति गुणांक के बारे में, मतलब कॉस फाई डायरेक्ट निकालना है। और कॉस फाई का सूत्र आप क्या जानते हो? R/Z। जेड कौन सा? जेड कौन सा? ये सर्किट कौन सा है? RL है, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा अगर आप ZRL जमा दो बच्चों। तो कॉस फाई बराबर R तो ऊपर है ही है, और ZRL का सूत्र आप क्या जानते हो बच्चों? अंडर रूट में R² प्लस XL का स्क्वायर। हाँ या ना? R और XL बराबर है, तो दो जगह R दिख रहा है, एक जगह XL दिख रहा है, तो बेटर होगा कि XL की जगह पे R जमा दो। आपकी इच्छा है, आप चाहो तो R की जगह XL, तो आपको दो जगह वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो स्मार्ट तरीके से सोचिए ना, क्यों ना सर XL की जगह हम R जमा दें। बिल्कुल मैं भी यही सोच रहा हूँ। कॉस फाई बराबर, देखिए भाई ऊपर तो है R, अब दिमाग लगा लो बार बार क्या लिखना। XL की जगह अगर आप R जमाते हो बच्चों, तो R² प्लस R² अंडर रूट के अंदर बनेगा 2R²। तो 2 तो अंडर रूट में रह ही जाएगा, और R² का R बाहर आएगा। R से R कट जाएगा ना, तो जो शक्ति गुणांक है कॉस फाई, ये आएगा भाई साहब 1/√2। कितना आएगा बच्चों? 1/√2 आपका आंसर है। अब बहुत से गधे यहां से फाई बराबर π/4 मत निकाल देना भाई। कौन कलांतर नहीं पूछ रहा है, वो आपसे शक्ति गुणांक पूछ रहा है। तो मेरे ख्याल में तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का बोर्ड में आ जाए तो बहुत स्मार्ट लोग ही ढंग से कर पाएंगे। बाकी मुझे पता है ना, मैंने क्वेश्चन देख रखा है एग्जाम में, बहुत सारी गलतियां, तरह तरह की गलतियां करते हैं बच्चे, डाटा पहचान ही नहीं पाते। बहुत से तो R बराबर XC X पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। कुंडली दिमाग में बोलते ही सर्किट दिमाग में RL आना चाहिए। ये बात कम से कम मैं 25 बार बोल रहा हूँ आपको बच्चों। R और XL बराबर है, शक्ति गुणांक मतलब कॉस फाई निकालना है। कॉस फाई का सूत्र मैंने आपको R/Z बताया है। अब सर्किट जैसा होगा उसके हिसाब से घूम जाएंगे। अब ये धारदे सर्किट होता तो हम ZRC कर देते, RLC होता तो इसको हम ZRLC कर देते। इसमें कौन सी बड़ी बात है? समझ में आ गया होगा शायद सभी को। बहुत बढ़िया, आगे बात को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत शक्ति संचरण में प्रयुक्त परिपथों के लिए शक्ति गुणांक कम होने का अर्थ है अधिक शक्ति क्षय। समझाइए, ये ऐसे कहना चाह रहा है। अगर आप समझना, एक क्वेश्चन काफी कॉन्सेप्चुअल है। अभी इस क्वेश्चन नंबर 9 को आप लिख लीजिए जल्दी से। शब्दों का जाल है पूरा क्वेश्चन नंबर 10 में भाई, हम समझेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। विद्युत शक्ति संचरण में प्रयुक्त परिपथ, जिन परिपथों से विद्युत शक्ति का संचरण करना होता है, ऐसे परिपथों में शक्ति गुणांक कम होने का अर्थ है अधिक शक्ति क्षय। मतलब शक्ति गुणांक कम होगा तो शक्ति क्षय कैसा होगा? ज्यादा। इस कथन को समझाइए। बहुत सरल तरीका है मेरे पास, सुनना। आप शक्ति गुणांक के बारे में क्या जानते हो वो बताओ पहले तो। शक्ति गुणांक सर हम तो कॉस फाई जानते हैं, और इसका सूत्र है R/Z। विचार करना बहुत ध्यान से भाई, मतलब शब्दों का ही जाल है। सवाल में अगर तुम शब्दों से निकल गए ना तो फिर आप पर जोर नहीं पड़ेगा। शक्ति गुणांक का सूत्र होता है R/Z। सवाल कह रहा है शक्ति गुणांक कम, और शक्ति गुणांक कम कब होगा बच्चों? जो कॉस फाई है, ध्यान से देखो, Z के व्युत्क्रमानुपाती है। शक्ति गुणांक, आप शक्ति गुणांक की बात कर रहे हो ना, तो शक्ति गुणांक Z के कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, चूंकि शक्ति गुणांक यानी कि मैं कॉस फाई की बात कर रहा हूं, कम होगा, तो अगर बच्चों कॉस फाई कम है तो क्या Z ज्यादा होगी?
बिल्कुल। तो परिपथ की प्रतिबाधा मतलब जेड अधिक होगी। बोलो यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? शक्ति गुणांक का सूत्र है cos फाई बराबर आर अपॉन जेड। आपको फॉर्मूले से भी नजर आ रहा होगा कि cos फाई व्युत्क्रमानुपाती है जेड के। शक्ति गुणांक मतलब अगर cos फाई बच्चों कम है तो प्रतिबाधा अधिक होगी। और आप समझो बात को, अगर किसी सर्किट की प्रतिबाधा ज्यादा है, किसी सर्किट की प्रतिबाधा ज्यादा है मतलब रुकावट ज्यादा है, तो बताओ पावर लॉस ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पावर लॉस ज्यादा होगा कि नहीं होगा? कंफर्म 100% होगा। क्योंकि आप सोचिए, रुकावटें जितनी ज्यादा होंगी लॉसेस उतने ज्यादा होंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी, कल आपने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा है, उसके लिए आज समझ लीजिए, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है, रुकावट जितनी ज़्यादा होती हैं, लॉसेस उतने ज़्यादा होंगे। सवाल क्या कह रहा था? शक्ति संचरण करने वाले परिपथों में शक्ति गुणांक कम हो। शक्ति गुणांक कम होगा इसका मतलब जेड कैसा होगा? ज़्यादा। और नीचे लिख दो बच्चों, यदि क्या नीचे को, अतः स्पष्ट है कि ऐसे परिपथों में, कैसे में, जैसे आपने ऊपर बात की है जिनमें जेड देखोगा, ऐसे परिपथों में शक्ति क्षय पावर लॉस अधिकतम होगा। सिर्फ शब्दों का ही खेल है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? शक्ति संचरण करने वाले परिपथों में शक्ति गुणांक कम है तो शक्ति क्षय अधिक है। इस बात को समझाना है, बस जेड शामिल करके मैंने इस बात को समझाने का प्रयास किया है। आप वापस समझ लें, थ्योरेटिकल प्रूफ है तो थोड़ा सा है ना गड़बड़ा जाता है बच्चा अक्सर यहाँ पर आकर के। आप अपना लॉजिक लगाएं। आप शक्ति गुणांक cos फाई क्या जानते हो? आर अपॉन जेड। तो बच्चों cos फाई व्युत्क्रमानुपाती है जेड के। अब शक्ति गुणांक कम है तो प्रतिबाधा कैसी होगी? ज़्यादा होगी। और अगर प्रतिबाधा ज़्यादा है बच्चों, रुकावटें ज़्यादा हैं, तो शक्ति क्षय कैसा होगा? अधिक। यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, नेक्स्ट। समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टफ नहीं है, लिख लो आराम से, देख लेना। 9 क्वेश्चन में अच्छा सा 10 भी ठीक है। 11वां, अनुनादी एलसीआर परिपथ में, एक अनुनादी एलसीआर परिपथ है मतलब समझ गए होंगे, एलसीआर परिपथ की कंडीशन नंबर 3 की बात कर रहा है। प्रतिबाधा, आवृत्ति, शक्ति गुणांक का मान कितना आता है? व्यंजक लिखो, कर लेंगे भाई, देख लो छोटा सा, अब ये तो बार बार आ रहा है ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 किसकी बात कर रहा है? अनुनादी एलसीआर परिपथ। अनुनादी एलसीआर परिपथ पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। इसमें आपको प्रतिबाधा देखनी है। प्रतिबाधा बच्चों आपको याद होगा कि जब भी हम एलसीआर परिपथ की बात कर रहे हैं, मैं आपको डीपली बता दूं, आप चाहो तो 1 सेकंड में समझ सकते हो। प्रतिबाधा न्यूनतम होती है मतलब कैपिटल आर आएगी। और कैसे आएगी अगर किसी को डीपली समझना हो तो क्या आप ZRLC का सूत्र जानते हो बच्चों? कितना आता है? R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। पर जब आप अनुनाद की बात कर रहे हो बच्चों, तो XL और XC कैसे होंगे? बराबर। और इन दोनों को बराबर पुट कर दिया जाए तो ZRLC का मान कितना आएगा? R। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ZRLC का मान कैसा आएगा? न्यूनतम। आप अनुनादी एलसीआर परिपथ की बात कर रहे हो, है ना? तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को, ये नंबर पर डिपेंड करेगा कितने नंबर का है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाए तो बच्चों थोड़ा सा डीपली नोट कर देना इसको। ये तो हो गया इसमें प्रतिबाधा। क्वेश्चन नंबर 11 में और आगे क्या पूछ रहा है? प्रतिबाधा के बाद पूछ रहा है आपसे आवृत्ति। याद है क्या अनुनादी आवृत्ति? चाहो तो डायरेक्ट सूत्र लिख दो, FR = 1/2π√LC। याद है? या प्रूव भी कर सकते हो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। तो आवृत्ति में बच्चों अनुनाद की अवस्था में XL और XC बराबर होंगे, ω_L बराबर 1/ω_C होगा। तो बच्चों ω² = 1/LC आएगा।
सहमत हो आप इस बात से? तो बच्चों वर्गमूल लेंगे तो ओमेगा 1/√LC आएगा और ओमेगा 2π/FR जमाओगे तो यहाँ से FR 1/2π√LC आएगा। अरे कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप इस अब ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो 1 नंबर में इतना सारा प्रूफ करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। फिर तुम डायरेक्ट लिखेंगे कि अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा कैपिटल R होती है, आवृत्ति 1/2π√LC होती है। पर फिर भी आप प्रूफ मैंने हर एक प्रूफ करवाया आपको। और एक चीज और पूछ रहा है शायद, शक्ति गुणांक कितना आएगा? देखो यहां देख लो, शक्ति गुणांक की अगर हम बात करें तो बच्चों हम शक्ति गुणांक किसको कहते हैं? cos फाई को। और जब अनुनाद की स्थिति में होगा तो कलांतर कितना आएगा? 0। और कलांतर 0 तो cos 0 की वैल्यू कितनी आती है? 1। तो इस सवाल में 3 आंसर हो गए अपने। प्रतिबाधा तो हो गई कैपिटल R, अनुनादी आवृत्ति हो जाएगी 1/2π√LC और शक्ति गुणांक का मान हो जाएगा बच्चों 1। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक ढंग से समझ में आ गया होगा। नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका उपयोग लिखो। 2 क्वेश्चन हैं बच्चों। एक तो ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, जिस दिन मैंने ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट किया था बहुत चीख के बताया था आपको। ट्रांसफॉर्मर काम करता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। और दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसका उपयोग लिखो। 1 नंबर लायक बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। उपयोग क्या है इसका? ट्रांसफॉर्मर की सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। आप ट्रांसफॉर्मर का यूज करके एसी वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हो। अगर आप उच्चाई ट्रांसफॉर्मर काम में ले रहे हो तो वोल्टेज बढ़ेगा, और अपचाई ट्रांसफॉर्मर काम में ले रहे हो तो वोल्टेज घटेगा। दोनों प्रकार के पॉसिबल है। और उच्चाई और अपचाई का मतलब फेरों की संख्या से था, याद है क्या? फेरे कभी बराबर हो ही नहीं सकते। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर एग्जामिनर कि क्या एक ही ट्रांसफॉर्मर उच्चाई और अपचाई दोनों तरह काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है भाई। ट्रांसफॉर्मर की एक कुंडली में कम फेरे हैं और एक कुंडली में ज़्यादा फेरे हैं। अगर आपने स्रोत को कम फेरों की ओर लगाया है तो लोड आपको अधिक फेरों की ओर लगाना होगा। फेरे वहाँ ज़्यादा हैं तो आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होगा। अब तो बन गया ये उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। और इसी में अगर मैं स्रोत को लगा दूँ अधिक फेरों की ओर और लोड को लगा दूँ कम फेरों की ओर, तो यही ट्रांसफॉर्मर अपचाई ट्रांसफॉर्मर भी बन सकता है। इसलिए ट्रांसफॉर्मर में बहुत से लोग बताते हैं प्राथमिक द्वितीय कुंडली फिक्स है, और मैं कहता हूं कि प्राथमिक द्वितीय कुंडली फिक्स है ही नहीं है भाई। जहां आप सोर्स जोड़ दोगे, जिस कुंडली पर आप सोर्स जोड़ दोगे वो प्राथमिक। अब आपने सोर्स कम फेरों की ओर जोड़ा है तो लोड अधिक फेरों की ओर जोड़ना होगा, तब तो वो उच्चाई ट्रांसफॉर्मर है। और अगर आपने सोर्स अधिक फेरों की ओर जोड़ दिया तो लोड आपको कम फेरों की ओर जोड़ना होगा, फिर ये आप चाहिए। नॉर्मल बात है ना। प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्धचक्र का औसत मान कितना होगा? याद है आपको, जब मैंने आपको धारा के औसत मान पढ़ाए थे, मैंने बच्चों औसत मान 3 बार निकाला था। प्रथम अर्ध धनात्मक चक्र के लिए, प्रथम अर्ध ऋणात्मक चक्र के लिए और संपूर्ण चक्र के लिए। तो प्रथम अर्ध चक्र बोल रहा है, धनात्मक ऋणात्मक कुछ नहीं कहा है, तो आपकी इच्छा है आप धनात्मक मान लेना। जब आप धनात्मक मानोगे तो ये आएगा 2I0/π या 0.636 I0, याद है क्या? और ऋणात्मक मानोगे तो यही वैल्यू माइनस में आएगी। और संपूर्ण चक्र मान लिया, अंतर लिमिट का ही तो था, तो संपूर्ण चक्र में आंसर कितना आएगा? 0। खुद करके देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा हानि किन किन कारणों से होती है, इन्हें किस प्रकार कम किया जा सकता है? ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा हानि बच्चों मैंने आपको 4 प्रकार की बताई है, याद है क्या? लास्ट में जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया था उसकी लास्ट स्टार्टिंग यही थी। नंबर 1 शैथिल्य हानि, चूंकि आपने एसी सोर्स जोड़ रखा है, धारा बार बार अप एंड डाउन होगी तो बार बार चुंबकन और विचुंबकन होगा, और चुंबकन विचुंबकन के एक चक्र में जो ऊर्जा की हानि होगी इसे नाम दिया जाएगा शैथिल्य हानि। और शैथिल्य हानि को कम करने के लिए आपने नरम लोहे का क्रोड काम में लिया था। दूसरी हानि कौन सी है? ताम्रिक हानि को ले लीजिए बच्चों। कुंडली में जो तार प्रयुक्त किया गया है उसका अपना एक प्रतिरोध है, और उस प्रतिरोध की वजह से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होती है, जिसे हमने नाम दिया है ताम्रिक हानि। ताम्रिक हानि को कम करने के लिए रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और रेजिस्टेंस कम करने के लिए आपको तांबे के मोटे तारों का उपयोग करना होगा।
तीसरी है भंवर धाराओं के रूप में ऊर्जा हानि, क्योंकि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में आपकी क्रोड रखी हुई है तो भंवर धाराओं के रूप में ऊर्जा हानि होगी। इसे कम करने के लिए आपको क्रोड को पटलित करना होगा। और चौथी है चुंबकीय फ्लक्स में क्षरण की वजह से हानि। भाई पहली का फ्लक्स 100% दूसरी से लिंक कर जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब फ्लक्स का क्षरण होगा तो ऊर्जा की भी हानि होगी। पर इसके लिए हमने एक काम किया था, गाढ़ा युग्मन, दोनों कुंडलियों को गाढ़े युग्मन में, तो मैंने बहुत डीपली लिखा रखा है, वहाँ से आप देखें इसको। श्रेणी RL परिपथ में धारा वोल्टता के मध्य कलांतर प्रतिबाधा, RL परिपथ आपको लिखाया है ना मैंने, RL प्रतिरोध और कुंडली, धारा I मान लेना, प्रतिरोध का वोल्टेज VR बराबर IR, कुंडली का BL बराबर IXL, फेजर आरेख बना करके Z निकालना है और फाई निकालना है। तो आप जो RL सर्किट पढ़ाया है वो देख सकते हो। तो बच्चों आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो जाते हैं। निबंधात्मक क्वेश्चन तो आपको ऑलमोस्ट पूरे इस चैप्टर में मिल ही जाएंगे। अच्छा, कुछ एक हेडिंग बच रही है इसमें, एक दो बात कर लें बच्चों हम चौक कुंडली की। किसकी बात करें पहले? चौक कुंडली की, ठीक है ना। तो आप एक हेडिंग लगाइए पहले, चौक कुंडली। एंड डालेगा बच्चों चौक कुंडली। अब ये क्या है, इसको पढ़ते हैं एक बार। देखिएगा बच्चों, अगर हम चौक कुंडली की बात करें तो आपने एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है, धारा नियंत्रक। सुनना पूरी कहानी। धारा नियंत्रक RH, जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 या 6 पढ़ाया था तो मैंने धारा नियंत्रक के ऊपर कुछ बात कही थी, आज दोबारा सुनाता हूं। अब जैसा कि इसका नाम है धारा नियंत्रक, ये किसे कंट्रोल करेगा बच्चों? धारा को नियंत्रित करेगा। इसका काम क्या है? धारा नियंत्रण करना। कहने का मतलब धारा को कंट्रोल करेगा, पहली बात तो। और ये धारा को कंट्रोल कैसे करेगा? धारा को कंट्रोल कैसे करेगा? तो बच्चों ये प्रतिरोध बदलकर, इसमें एक इसकी फिजिकल बनावट बनाओ ना, कुछ ऐसी होती है, देखना। एक बेलनाकार आकृति होती है बच्चों, जो दो स्टैंडों पर रखी होती है इस तरीके से कुछ। यहां इस पर एक तार लगा रहता है, देखो इस तरीके से। उसके ऊपर एक कुंजी टाइप लगी होती है और इस पूरी बेलनाकार आकृति पर एक तार लगा रहता है। सुनना कंसेप्ट इसका। एक पेच होता है नीचे, यहाँ पेच होता है ऊपर। अपन इस क्लिप को आगे पीछे खिसकाते हैं बच्चों। क्लिप को आगे पीछे खिसकाने से तार की लंबाई में परिवर्तन होता है और लंबाई में परिवर्तन होने की वजह से प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। मतलब कुल मिलाकर के अगर वन वर्ड कहूँगी धारा को एक कंट्रोल कैसे करता है, तो आप कहोगे R बदलकर, प्रतिरोध को बदलकर। किसको बदलकर? प्रतिरोध को बदलकर। और बच्चों आपने जाना है इस सर्किट के अंदर कि अगर आप R परिपथ की बात करते हो, R परिपथ की बात करते हो, तो R परिपथ में तो शक्ति 6 अधिकतम होता है। शक्ति 6 कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। मेरी पूरी बात समझें आप। जब हम धारा नियंत्रक काम में ले रहे थे, धारा नियंत्रक धारा को कंट्रोल करने का काम करता है, प्रतिरोध बदलकर ये धारा को कंट्रोल करता है। और चूंकि प्रतिरोध होने की वजह से इसका शक्ति 6 कैसा होगा? मैक्सिमम। ठीक है ना? अच्छा, अब साहब इसके बाद हमने काम में ली चौक कुंडली। एक तो एक कंसेप्ट हो गया। चौक कुंडली भी कुछ ऐसे काम करती है। चौक कुंडली में क्या होता है बच्चों? चौक कुंडली में L तो होता है, ये एक RL सर्किट है। पहली बात तो ये समझो आप, कौन सा है? RL सर्किट है। और इस RL सर्किट में भी सुनना, L होता है उच्च, बहुत ज्यादा, और R होता है निम्न। जीरो नहीं है, मतलब जीरो हो जाएगा अगर R, तो ये शुद्ध L परिपथ हो जाएगा। पर शुद्ध L ना होकर ये है RL, पर कंडीशन है RL में भी L बहुत ज़्यादा है,
आर कैसा है, निम्न। एल इतना उच्च है कि लगभग ये आर एल ना होकर एल की भांति काम करता है। मतलब इसका जो कलांतर होगा वो लगभग 90 डिग्री होगा। लगभग क्यों बोला है मैंने? अगर बच्चों ये शुद्ध एल परिपथ होता तब तो इसका कलांतर एग्जैक्ट 90 डिग्री होता, फिक्स 90 डिग्री होता। पर ये शुद्ध एल थोड़ा ही है, ये तो कौन सा है, आर एल है। तो कलांतर लगभग 90 है, और जब कलांतर लगभग 90 होगा तो पी एवरेज का सूत्र आपको याद होना चाहिए बच्चों, बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। और जैसे ही आप फाई की वैल्यू 90 जमाओगे तो इसमें पी एवरेज कितना आएगा, 0। मेरी बात है सुनना, ये भी एसी को कंट्रोल करेगा। चौक कुंडली प्रत्यावर्ती धारा को कंट्रोल करती है, जैसे धारा नियंत्रक डीसी को कंट्रोल कर रहा है एक तरीके से, है ना। तो चौक कुंडली किसे कंट्रोल करेगी बच्चों, एसी को कंट्रोल करेगी। इसमें एल उच्च, आर क्या होता है, निम्न, पर पावर लॉस कितना आएगा, 0। मतलब कम पावर खर्च करते हुए, पावर को कम खर्च करते हुए ये करंट को कंट्रोल कर लेगी। तो कोई पूछे कि ये धारा नियंत्रक से किस प्रकार अंतर मतलब अलग है, तो ध्यान रखना बच्चों, धारा नियंत्रक और चौक कुंडली का काम तो एक ही है, धारा को कंट्रोल करना। पर इसमें शक्ति क्षय कैसी होती है, ज़्यादा, और इसमें शक्ति क्षय कैसा होता है, बहुत ही कम। तो इस बात को मैं नोट करता हूं ना, आपको लिखाता हूं, मेरे साथ लिखना आप। हेडिंग डाल लीजिए चौक कुंडली, हेडिंग डालिए आप चौक कुंडली। चौक कुंडली में लिखिए आप, यह ऐसा परिपथ है जिसका स्वयं प्रेरकत्व उच्च तथा प्रतिरोध अल्प होता है। समझना आप ध्यान से बात को। चौक कुंडली एक ऐसा परिपथ है बच्चों जिसका स्वयं प्रेरकत्व उच्च और प्रतिरोध बिल्कुल कैसा होता है, अल्प होता है। ठीक है ना, आगे समझिए बात को। स्वयं प्रेरकत्व उच्च होने के कारण प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर लगभग शून्य होता है। मैंने कहा एग्जैक्ट शून्य नहीं होता भाई, कहीं आप ये कह दो कि इसमें एसी और डीसी मतलब धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर 90 एल सर्किट में होता है। मैंने कहा लगभग, सॉरी शून्य नहीं, 90 डिग्री होता है, लगभग 90 डिग्री होता है। जिससे शक्ति क्षय अल्प, और ब्रैकेट में लिख दो आप लगभग शून्य होगा। कहानी यहां तक सबको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है ना, आगे लिख दो। अब इसका जो पूरा निचोड़ है वो लिख दूं मैं कि चौक कुंडली अल्प शक्ति क्षय के साथ, चौक कुंडली अल्प शक्ति क्षय के साथ प्रत्यावर्ती
धारा को नियंत्रित करती है। खत्म, चल बहुत है। नियंत्रित करती है, नोट करें यहां तक। ये हमारा चौक कुंडली का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। तो दिमाग में चौक कुंडली के बारे में 2-3 बातें याद रखना कि RL सर्किट है पर L की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, R की बहुत कम है, तो लगभग L परिपथ की तरह ही कार्य करता है। अच्छा, इसका उपयोग भी लिख लो आप चाहो तो। ट्यूबलाइट में वो चौक देखा है आपने, आजकल तो खैर विदाउट वो चौक उनमें अंदर ही सेट होकर लग गया है। पुरानी ट्यूबलाइट में एक हल्का सा चौक सा लगा रहता है, तो ट्यूबलाइट वगैरह में इसका उपयोग है। और कोई नया उपयोग है क्या? कहाँ गया? बिल्कुल, ट्यूबलाइट, पारद लैंप इत्यादि में इसका उपयोग है। तो इसका उपयोग भी लिख लो। चलो, चौक कुंडली का कोई उपयोग पूछ ले, मेन तो ट्यूबलाइट में इसका उपयोग है। उपयोग लिखना आप, ट्यूबलाइट कॉमा पारद लैंप, ट्यूबलाइट जैसा ही होता है खैर, इत्यादि में। कोई छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ ले कि चौक कुंडली का उपयोग बताइए, चौक कुंडली क्या होती है, क्यों इसका क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि ये कम पावर लॉस के साथ AC को कंट्रोल करने का कार्य करती है। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। ठीक है, चौक कुंडली हो गया। कोई छोटा मोटा क्वेश्चन इसमें से आ जाए। चौक कुंडली जैसी ही एक हेडिंग और आती है बच्चों, धातु संसूचक। आपने देखा है मेटल डिटेक्टर, ये नाम सुना होगा आपने। धातु संसूचक नाम तो हो सकता है आपने ना भी सुना हो, पर आपने एक नाम जरूर सुना होगा बच्चों, मेटल डिटेक्टर। सुनना ये क्या होता है? धातु संसूचक। बच्चों, मेटल डिटेक्टर आपने फिल्मों में देखा होगा, या आप जब किसी शोरूम वगैरह में जाते होंगे, कोई बड़ा मॉल वगैरह होगा या कोई रेलवे स्टेशन वगैरह, तो आपको एक गेट में होकर निकलना पड़ता है। आपने देखा है ना, छोटा सा गेट बना होता है आर्टिफिशियल टाइप में, उस गेट में से निकलते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि एक रैकेट टाइप में आपके शरीर के ऊपर चलाया जाता है, कुछ इस तरीके से चेक करते हैं ना बोलो। तो अगर आपने कोई मेटल की चीज़ छुपा रखी है, गन वगैरह मान लो, कोई चाकू वगैरह मान लो, कोई धारदार हथियार, तो बच्चों उसमें टू 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 ऐसी कुछ बीप की साउंड सुनाई देती है। पिक्चरों में आपने देखा होगा अक्सर ऐसा कि जब कोई गुंडा वगैरह या कुछ छुपा करके हथियार उसमें से निकलता है, तो एक बीप का साउंड सुनाई देता है, और साउंड को सुनने के बाद वो वापस बुलाते हैं। आदमी को दोबारा चेक किया जाता है कि कहीं इसने कुछ छुपा तो नहीं रखा है। उसे बोलते हैं मेटल डिटेक्टर। नाम में ये मेटल की पहचान करने वाला, मेटल को डिटेक्ट करने वाला। तो मेटल डिटेक्टर कैसे काम करता है वो आप सुनना ध्यान से। मेटल डिटेक्टर में एक सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका सिद्धांत। 1 नंबर में आने लायक बढ़िया क्वेश्चन है कि धातु संसूचक किस सिद्धांत पर कार्य करता है या कैसे कार्य करता है ना। तो बच्चों, धातु संसूचक में जो परिपथ है ना, वो अनुनाद की स्थिति में होता है, रेजोनेंस में होता है। ये बात आप याद रखेंगे। होता क्या है, एक्चुअल में ये एक LC सर्किट होता है। कौन सा? LC। मतलब एक कुंडली और एक संधायत्र आपस में इस तरीके से जॉइंट होते हैं कि वो अनुनाद की स्थिति में रहे। अभी फ्रिक्वेंसी फिक्स है उनके बीच की अनुनाद की, पर जैसे ही आप कोई मेटल की चीज उसके अंदर से गुजारोगे बच्चों, तो तरंगें मेटल से टकरा जाती हैं और मुड़ जाती हैं, जिससे उनकी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। जो नॉर्मल अनुनाद की स्थिति में था उसकी फ्रिक्वेंसी बदल जाती है, और फ्रिक्वेंसी बदलने से हमें वो चीज़ साउंड यानी कि बीप की फॉर्म में सुनाई देती है। सुनना ध्यान से, 2-3 बातें। सिद्धांत तो लिखोगे बच्चों कि यह है प्रत्यावर्ती परिपथ अनुनाद के सिद्धांत पर आधारित है। अनुनाद के सिद्धांत पर आधारित है। भाई ये आधारित है रेजोनेंस के सिद्धांत पर। 1 नंबर का तो बहुत शानदार क्वेश्चन है ये।
बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है, छोड़ जाते हैं ऐसी छोटी मोटी हेडिंगों को लोग अक्सर कि धातु संसूचक क्या होता है। तो ये प्रत्यावर्ती अनुनाद के सिद्धांत पर आधारित है, एक बात। तो दूसरी बात, इसके बारे में कुछ 2-4 बातें लिखने को बोल दे आपको कि यहाँ धातु संसूचक में एक कुंडली संधारित्र के कॉमा लगा करके संधारित्र के साथ अनुनाद की अवस्था में रहती है, या अनुनाद की स्थिति में रहती है, जब धातु को इसमें से गुजारा जाता है। जब भी कोई धातु इसके अंदर से गुजरती है तो आवृत्ति परिवर्तित होती है, आवृत्ति परिवर्तित होती है। जिसके कारण हमें बीप साउंड सुनाई देता है। बस पर्याप्त है आपके लिए। ये हो गया हमारा मेटल डिटेक्टर, धातु संसूचक। ठीक है भाई, आगे देखिए, एक हेडिंग और है छोटी सी। कौन सी हेडिंग बच जाती है लास्ट में? इसमें ट्रांसफॉर्मर वगैरह अपन पूरा कर चुके हैं, है ना। चौकुंडली हो गया, धातु संसूचक हो गया। हाँ, बाटहीन धारा, बाटहीन धारा सुनना। देखो, बाटहीन धारा के बारे में आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, परिभाषा तो मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ। या एल या सी परिपथ की बात करो आप, शुद्ध एल की बात कर लो या शुद्ध सी की बात कर लो। कलांतर आता है बच्चों π/2, और जब कलांतर π/2 आएगा तो पावर कितनी आएगी? 0। उस समय जो करंट है उसे बोलते हैं बाटहीन धारा। सूत्र याद रखना, बाटहीन धारा क्या होती है, बस इतना याद रखना। आप तो IRMS cos φ खत्म। बाटहीन धारा का सूत्र क्या है? IRMS cos φ, या कई बुकों में IRMS की जगह आप क्या जमा सकते हो बच्चों? I0/√2 cos φ, ये भी आपको दिखने को मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप फॉर्मूला लिख लें और फॉर्मूले से आपका काम चल जाएगा। कि बाटहीन धारा का व्यंजक लिखो, तो बाटहीन धारा का व्यंजक कितना आता है? IRMS cos φ, या आप IRMS को I0/√2 लिख सकते हो, I0/√2। तो I0/√2 cos φ। क्लियर है बच्चों? तो इसी के साथ में अपना चैप्टर नंबर 10 समाप्त होता है भाई। ठीक है, और कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह आप अटक रहे हो तो आप देख लेना एक बार। बाकी कल से अपन देखो 11th चैप्टर मैंने कुछ क्लास में पढ़ा दिया है, 11th चैप्टर मैं कुछ क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अब कुछ नए बच्चे भी जुड़े हैं, तो 11th चैप्टर को तो हम क्लास में ही पूरा करेंगे। अब 11th चैप्टर से ही 12th कनेक्ट है ना, 12th भी नहीं पढ़ सकते, तो फिर कल से अपन अपना चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, एक बार ढंग से लिख लें, और बाकी कल अपन चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने वाले।